नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर अपने टाइप्स ऑफ सेक्शन पढ़े थे और जो लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग होते। आज अपन बात करते हैं आरसीसी के अंदर जो अपना 8 नंबर का लेक्चर है उसके अंदर बात करते हैं बीम की। बीम क्या होता है? तो सबसे पहले आप बीम को समझो। देखो, कुछ बेंडिंग मेंबर होते हैं, इनको फ्लेक्सुरल मेंबर भी कहते हैं, एक ही बात है। बेंडिंग मेंबर क्या होते हैं? जो किसी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट होते हैं और जिसमें बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन आता है, जैसे बीम, स्लैब, पुर्लिन, गडर, ये बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो बेंडिंग मेंबर होते हैं। ठीक है। कंप्रेशन मेंबर में जिन पर कंप्रेसिव लोड लगता है, जैसे ये मेंबर है, ये कंप्रेसिव मेंबर लगता है, इन पर एक्सियल लोड लगता है, साथ में अगर इसेंट्रिक लोडिंग होती है तो बेंडिंग भी आ सकती है, लेकिन कंप्रेशन तो आएगा ही। ये एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होता है इनके अंदर। तो इसमें क्या आ गए? कॉलम, पेडेस्टल, ये सारे कैसे हैं? एक होता है टेंशन मेंबर, जो आरसीसी के अंदर तो नहीं होता है लेकिन स्टील के अंदर होता है, जैसे टाई मेंबर। ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के मेंबर होते हैं। बेंडिंग मेंबर होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है, या टेंशन मेंबर होता है, जो भी है। अपन यहां बात करते हैं बीम की। तो बीम कैसा है? बेंडिंग मेंबर बोल सकते हैं। बेंडिंग मेंबर क्या होता है कि जैसे कोई भी क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे ये मेरा है, ये इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, या जो भी है, ये इस तरह से बेंड होगा। तो या बेंडिंग टेंशन आ रहा है, बेंडिंग कंप्रेशन आ रहा है, या एक साइड में जैसे फिक्स है, एक साइड में फ्री है, तो कैसे रोटेट होता है? ऐसे रोटेट होता है। तो ऊपर बेंडिंग टेंशन आता है, बेंडिंग कंप्रेशन आता है। तो ये सारे कैसे मेंबर हो गए? बेंडिंग मेंबर कहलाते हैं। तो बीम भी बेंडिंग मेंबर का एक पार्ट होता है। ठीक है। तो देखो, मैं इसको मिटाता हूं, फिर बात करते हैं। जैसे अपन बीम की बात करते हैं, तो बीम कैसी होती है? ये जैसे इस तरह से बनाता हूं इसका क्रॉस सेक्शन, इसी प्रकार इधर भी क्रॉस सेक्शन होता है। अब यहां सपोर्ट आ सकता है, या यहां भी सपोर्ट आ सकता है, ये नीचे सपोर्ट आ सकता है। तो इस पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड लगता है। जैसे इधर ऐसा लोड लग सकता है, या फिर जैसे इस डायरेक्शन में ऐसा लोड लग सकता है। ऐसा लोड लगेगा तो इस तरह से आएगा, और इस तरह से रिजल्टेंट लग रहा है तो इसका इस तरह से स्ट्रेस आएगा, इस तरह से आएगा। ये तो ट्रांसवर्स लोडिंग आती है, जैसे ऊपर से लोड आ रहा है, ये इस तरह से आता है। तो आरसीसी के अंदर जब अपन पढ़ते हैं तो पॉइंट लोड कहीं पर भी कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट लोड की एक प्रैक्टिकल कंडीशन में आरसीसी में नहीं लग पाता है। मेनली क्या होता है, जो लोड होता है वो यूडीएल फॉर्म में लगता है। लोड के भी कई प्रकार है, पॉइंट लोड हो गया, यूडीएल हो गया, यूवीएल हो गया। तो यूवीएल हो सकता है, यूडीएल हो सकता है, तो उनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो लोड अलग अलग है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड लगता है, उसको क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। ठीक है। जबकि कॉलम क्या होता है? अगर जैसे कॉलम है, ये इस तरह से मैं बनाता हूं इसको, तो इसकी ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे लोड लग रहा है, तो उसको एक्सियल डायरेक्शन में कह सकते हैं कि एक्सियल डायरेक्शन के अंदर लोड लग रहा है, तो ये कॉलम कहलाता है। कॉलम में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोडिंग नहीं आती, बीम के अंदर ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर लोडिंग आती है, तो बीम है। तो जैसे बीम है तो इसकी एक एक्सिस ये वाली है, एक एक्सिस ये है, इसको जेड जेड बोलते हैं, इसको वाई वाई बोलते हैं। तो ज्यादातर प्रैक्टिकल केस अगर अपन देखते हैं तो बीम जो बेंड होती है वो जेड जेड एक्सिस के अबाउट होती है। ये जो वाई वाई एक्सिस है और जेड जेड एक्सिस है, ये दोनों ही लिटरल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। तो इनमें दोनों के जब दोनों एक्सिस के अबाउट जब क्रॉस सेक्शन रोटेट होता है तो उसको बोलते हैं बेंडिंग आ रहा है। तो अगर वाई वाई के अबाउट हो रहा है तो वाई वाई डायरेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट है, जेड जेड के अबाउट रोटेट हो रहा है तो जेड जेड डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मूवमेंट है। तो मेनली जब अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं तो जेड जेड डायरेक्शन के अंदर ही बेंडिंग मूवमेंट आता है, और उसी के अकॉर्डिंग आरसीसी के अंदर अपन जेड जेड डायरेक्शन ही पढ़ी जाती है।
अपन टाइप्स ऑफ बीम की बात करते हैं। देखो बीम के प्रकार कई आधार पे होते हैं। जैसे मैं अकॉर्डिंग टू शेप बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर कैसी होती है? आई बीम होती है जिसका सेक्शन कैसा होता है? आई की तरह। टी सेक्शन होती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर। ठीक है ना, ये अलग अलग प्रकार होते हैं शेप के अकॉर्डिंग। लेकिन जो आई सेक्शन, जैसे इन शेप के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें कि बीम के लिए सबसे बेस्ट सेक्शन कौन सा, ये सेक्शन कहलाते हैं, है ना। तो शेप के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि बीम के लिए सबसे बेस्ट सेक्शन कौन सा होता है, तो वो सबसे बेस्ट सेक्शन कौन सा होता है? आई सेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर इनके बराबर एरिया रखा जाए तो इसकी स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी? इसकी आई सेक्शन की ज्यादा आएगी। लेकिन आरसीसी में आई सेक्शन को बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसलिए जहां प्रीकास्ट मेंबर बनते हैं वहां पर इसको यूज में लिया जा सकता है। बाकी जहां कास्ट इन सिटू वर्क होते हैं वहां पर आई सेक्शन यूज में नहीं लिया जा सकता, तो इसको अपन यूज में नहीं लेते हैं। तो ज्यादातर सेक्शन कौन सा आता है? टी सेक्शन आ सकता है, रेक्टेंगुलर आ सकता है, या एल सेक्शन आ सकता है। ये लोअर स्ट्रेंथ की होती है इसलिए इनका यूज नहीं करते। तो बीम के लिए सबसे ज्यादातर आरसीसी के अंदर कौन सा शेप यूज में लिया जाता है? टी सेक्शन लिया जाता है या रेक्टेंगुलर। अब जो टी सेक्शन होता है वो भी हर जगह यूज में नहीं लिया जा सकता, इसलिए ज्यादातर सेक्शन का जो शेप रखा जाता है वो कैसा रखा जाता है? रेक्टेंगुलर रखा जाता है। ठीक है, तो ये शेप के अकॉर्डिंग हो गया। तो ऐसा नहीं मैंने सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अलग अलग प्रकार की होती है। तो आरसीसी के अंदर जो चलता है वो रेक्टेंगुलर और टी सेक्शन या एल सेक्शन टाइप की बीम चलती है। और वैसे फिर अपन अलग अलग सभी को पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रायंगुलर भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, सर्कुलर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमेशा इकोनॉमिकल सेक्शन की बात की जाती है। कहीं पर भी अगर अपन पढ़ाई करते हैं या जो होता है या सेक्शन यूज में लेते हैं तो इकोनॉमिकल सेक्शन होना चाहिए। तो आई सेक्शन सबसे बेस्ट इकोनॉमिकल होता है, लेकिन आई यूज में नहीं लेने के कारण ये दोनों सेक्शन यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। तो सपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी होती है? सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, कैंटिलीवर होती है, फिक्स्ड बीम होती है, कंटिन्यूस बीम होती है, ओवरहैंगिंग बीम होती है। तो जैसे अपन आरसीसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो ज्यादातर बीम कैसी होती है? तो सिंपली सपोर्टेड होती है, या कैंटिलीवर होती है, या फिर जैसे कंटिन्यूस टाइप की होती है। तो ये इन बीम के बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है कि बीम कैसी है। या फिक्स्ड बीम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, फिक्स्ड बीम भी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रकार से ये सपोर्ट के बेसिस पे। अगर अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पान डेप्थ रेशियो, स्पान और डेप्थ रेशियो के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यदि स्पान अपॉन टोटल डेप्थ, मैंने इसको एल अपॉन डी लिख दूं। एल अपॉन डी का अगर अनुपात है वो अगर 2 से कम है या 2 के बराबर है तो वो डीप बीम कहलाएगी। किस केस में? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। और यदि एल अपॉन डी का अनुपात कंटिन्यूस बीम की बात करें तो वहां पर आता है 2.5। कंटिन्यूस बीम के लिए
तो ये कैसी बीम कहलाती है? ये डीप बीम कहलाती है। और जो नॉर्मल बीम होती है, यदि L/D का अगर अनुपात 2 से ज्यादा है तो नॉर्मल बीम कहलाती है। कंटिन्यूस बीम के केस में अगर L/D का जो रेशियो है वो अगर 2.5 से ज्यादा है, इट मीन्स वो कंटिन्यूस बीम की एक नॉर्मल बीम होती है। अगर ये कम होता है, जैसे कंटिन्यूस बीम के लिए 2.5 से कम होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 2 से कम होता है, तो वो डीप बीम कहलाती है। जैसे सिंपली सपोर्टेड इससे कम होने पर डीप बीम होगी, कंटिन्यूस बीम इससे कम होने पर डीप बीम होगी। तो ये डीप बीम की डेफिनेशन होती है। डीप बीम मशीन फाउंडेशन के लिए यूज में ली जाती है। जहां बड़ी फाउंडेशन आती है, जहां लोड बहुत ज्यादा आता है, तो वहां पर डीप फाउंडेशन का यूज किया जाता है। जो डीप फाउंडेशन होती है वो केवल बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन की जाती है। किसके लिए? केवल बेंडिंग मोमेंट के लिए, क्योंकि इसकी डेप्थ ज्यादा होने के कारण शियर फोर्स तो बहुत कम आता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट आता है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन की जाती है। तो ओनली फॉर बेंडिंग मोमेंट, ओनली फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों अपन आरसीसी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, तो अगर आरसीसी बीम की बात करते हैं, आरसीसी बीम, तो आरसीसी बीम मेन रेनफोर्समेंट के आधार पर दो ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। देखो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होती है? जैसे कोई भी बीम है, ये इसके न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस के एक साइड में, ऊपर की साइड में तो कंप्रेशन जोन, एक साइड में कंप्रेशन जोन होता है, एक साइड में टेंशन जोन होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इधर सपोर्ट है, और एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब इसके ऊपर से लोड आ रहा है, तो ये किस तरह से बेंड होगी? दोनों बीम, ये बीम तो बेंड होगी इस तरह से। तो इस बीम का जो टेंशन जोन है, टेंशन आएगा ऊपर और कंप्रेशन आएगा नीचे। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, तो ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस, तो इसमें टेंशन जोन ऊपर रहेगा और कंप्रेशन जोन नीचे रहेगा। ठीक है, और इसमें अगर ये बेंड होती है तो किस तरह से बेंड होती है? ये इस तरह से बेंड होती है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है? ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये ऊपर कंप्रेशन जोन और नीचे ये टेंशन जोन। ये कौन सी है? सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, और ये कैसी है? यह है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो होती है उसके अंदर टेंशन जोन में ही रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं केवल, क्योंकि कंप्रेशन में कंक्रीट कंप्रेसिव लोड ले सकती है, तो टेंशन में ही रेनफोर्समेंट लगाते हैं। तो जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसका टेंशन जोन ये है, तो इसमें रेनफोर्समेंट बॉटम की तरफ लगेंगे। और कैंटिलीवर में टेंशन जोन कहां है? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो रेनफोर्समेंट कहां लगेंगे? टेंशन जोन में ही लगेंगे, लेकिन टेंशन जोन ऊपर आने के कारण रेनफोर्समेंट कहां लगेंगे? टॉप में। तो इसमें रेनफोर्समेंट जैसे है बॉटम में लगेंगे, यहां इसमें रेनफोर्समेंट टॉप में लगेंगे। ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम किसे कहते हैं? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम वो उसे कहते हैं कि जिस बीम के अंदर जो रेनफोर्समेंट है वो केवल टेंशन जोन में लगे, उसे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। जैसे मैं अगर इसको सिंपली सपोर्टेड मान रहा हूं, तो इसका टेंशन जोन ये है, तो यहां पर रेनफोर्समेंट लगेंगे, तो स्टील यहां टेंशन जोन के अंदर लगेंगे। ये टेंशन जोन, ऊपर वाला कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो ये सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होगी। दूसरी की अगर अपन बात करते हैं तो वो होती है डबली रेनफोर्स्ड बीम। डबली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम किसे कहते हैं? कि जैसे ये बीम है कोई, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसका टेंशन जोन
और ये कंप्रेशन जोन। तो डब्ल्यू बीम उसे कहते हैं कि जिसमें रेनफोर्समेंट टेंशन जोन के साथ में कंप्रेशन जोन में भी लगे। तो यहां टेंशन जोन में भी रेनफोर्समेंट लगे और कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट लगे, उसे डबली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। देखो डबली रेनफोर्स्ड बीम होता क्या है। डबली रेनफोर्स्ड बीम एक मेथड होता है जो आरसीसी डिजाइन करने का होता है। जब अपन बीम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करते हैं और उसको अंडर से कर सकते हैं या बैलेंस से कर सकते हैं, फिर भी बीम में अगर एरिया ऑफ स्टील बीम फेल हो रही है और बीम के अंदर अगर एरिया ऑफ स्टील बढ़ाते हैं तो बीम ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बन जाता है, और बीम फेल भी हो रही है और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन भी बन रहा है। तो उस कंडीशन में ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन नहीं बनाने के लिए और उसको बीम को सेफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक डबली रेनफोर्स्ड बीम मेथड यूज में लेते हैं। उस मेथड में क्या करते हैं कि जो टेंशन जोन के साथ में कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट लगा देते हैं, वो एक डबली रेनफोर्स्ड बीम मेथड होता है। तो उससे बनने वाले बीम को डबली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। तो इसकी ज्यादा जो डिटेल्स है कैसे क्या है, इसमें क्या अज्यूम किया जाता है, मैं इसको थोड़ा सा जब डबली रेनफोर्स्ड बीम बताऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी तो इतना ही। ठीक है, तो आरसीसी बीम दो प्रकार की होगी, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम एंड डबली रेनफोर्स्ड बीम। एक इसमें ध्यान रखना, बेसिक क्वेश्चन बनता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में रेनफोर्समेंट कहां लगते हैं, बॉटम में। कैंटिलीवर बीम में रेनफोर्समेंट कहां लगते हैं, टॉप में। क्यों लगते हैं, उसके कारण है। सिंपली सपोर्टेड में टेंशन जोन बनता है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, और कैंटिलीवर में टेंशन जोन बनता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर। तो रेनफोर्समेंट जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता है, चाहे ये है चाहे ये, लगेगा किसमें, टेंशन जोन में। ठीक है, फिर डबली आ जाती है, तो टेंशन जोन के साथ में कंप्रेशन जोन में भी अपन रेनफोर्समेंट लगाते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जो भी यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन चला रहे हैं कोड के अकॉर्डिंग। कोड के अकॉर्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशन चल रही है बीम के लिए, यह सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए भी एप्लीकेबल है और डबली रेनफोर्स्ड बीम के लिए भी एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। तो पहले फर्स्ट अपन बात करते हैं इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम। देखो इफेक्टिव स्पान क्या होता है, इसको एल ई से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूं फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कैसी होती है, ये बीम होती है, ये इधर ये सपोर्ट आ गया एक, ये इधर सपोर्ट आ गया। ठीक है, और बीम का अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया, ये न्यूट्रल एक्सिस। तो नीचे टेंशन जोन होगा, तो ये एस टी। तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, यहां से लेके यहां तक की जो डेप्थ है वो इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो इसमें जैसे अब इफेक्टिव स्पान क्या होगा, तो उससे इफेक्टिव स्पान समझने से पहले ये वाला जो स्पान होता है ना, इसको क्लियर स्पान कहते हैं। सपोर्ट के अंदर से अंदर का, इस सपोर्ट के अंदर से इस सपोर्ट के अंदर का जो स्पान होता है उसको क्या कहते हैं, क्लियर स्पान कहते हैं। तो ये जो एल सी है, एल सी का मतलब हो गया क्लियर स्पान, और ये जो एल ई है, एल ई का मतलब हो गया इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव कवर अलग चीज है, इफेक्टिव स्पान, इफेक्टिव डेप्थ अलग होता है। ठीक है, तो इसमें इफेक्टिव स्पान जो होगा वो क्या होगा, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन, इसमें देखो दो कंडीशन आती है, दोनों में से जो मान सबसे कम होता है वो इफेक्टिव स्पान होता है। तो जैसे अपन फर्स्ट की बात करते हैं, तो ये कहता है कि भाई क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, यानी क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ को जोड़ दो, वो किसके बराबर होगा, इफेक्टिव स्पान के, या क्लियर स्पान प्लस हाफ विड्थ ऑफ वन सपोर्ट एंड हाफ विड्थ ऑफ अनदर सपोर्ट। तो हाफ और हाफ मिलकर क्या हो गया, कंप्लीट विड्थ होगी। तो विड्थ ऑफ वन सपोर्ट ऐसा कह सकते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेंटर टू सेंटर
स्पान फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। ठीक है, सेंटर से सेंटर, यहां से लेके इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का है। सेकंड यह है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों मान में से जो कम मान है, यानी इस फर्स्ट में से और सेकंड में से, विच एवर इज लेस, विच एवर लेस, दोनों में से जो मान कम है वही अपना क्या होगा, इफेक्टिव स्पान कहलाएगा। किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, बात हुई है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जिसका एक सपोर्ट फिक्स रहता है, एक फ्री रहता है। ठीक है, इस बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा हो जाएगा, बीम का क्रॉस सेक्शन ये ऐसे हो जाएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी, ये एएसटी हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक की जो डेप्थ है ये क्या कहलाएगी, इफेक्टिव डेप्थ कहलाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ओवरहैंगिंग स्पान या क्लियर स्पान, है ना। ओवरहैंगिंग स्पान कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक का ओवरहैंगिंग स्पान या क्लियर स्पान। तो इसका इफेक्टिव स्पान कैसे निकालेंगे, इसका इफेक्टिव स्पान है क्लियर स्पान या ओवरहैंगिंग स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ का हाफ। जैसे इसमें आया था ना क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, तो इसमें है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ का हाफ का जो सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्पान आ जाएगा। इसमें एक ही कंडीशन है, इसमें दोनों में से जो कम होगा वो इफेक्टिव स्पान माना जाता है। इसमें जो एक ही मान है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ के हाफ को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्पान आ जाएगा। अपन सेकंड बात करते हैं मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। देखो ध्यान रखना, मैं बीम के लिए बता रहा हूं, स्लैब के लिए नहीं बता रहा हूं। बहुत सारे लड़के क्या स्लैब के लिए समझ लेते हैं। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट फॉर बीम। तो टेंशन रेनफोर्समेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, देखो बीम के कंप्रेशन में मिनिमम रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है, केवल बीम के टेंशन, जो जैसे ये सपोज करो ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो भी है, इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसका टेंशन जोन है, या इसका कंप्रेशन जोन है। तो इसके कंप्रेशन जोन में मिनिमम रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है। कंप्रेशन में क्यों, कंक्रीट कंप्रेसिव लोड ले सकती है। टेंशन जोन की कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को नगण्य मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इस जोन में रेनफोर्समेंट लगाने की जरूरत होती है कम से कम। मिनिमम का मतलब है इससे कम नहीं लगा सकते। तो यहां पर रेनफोर्समेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये मिनिमम रेनफोर्समेंट की कंडीशन केवल टेंशन जोन के लिए है, कंप्रेशन जोन के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, इसको मैं एएसटी मिनिमम बोल दूं, तो एएसटी मिनिमम होता है 0.85 BD अपॉन FI। इससे कम मिनिमम रेनफोर्समेंट नहीं लगना चाहिए। तो इसमें एएसटी मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। बी का मतलब विड्थ ऑफ बीम, डी का मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, और FY क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। कंक्रीट नहीं है, स्टील की बात चल रही है। तो यहां से अपन मिनिमम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन देखो इसमें कई बार जो क्वेश्चन होता है इसको घुमा के पूछता है। वो कैसे पूछता है, वो परसेंटेज के अंदर पूछता है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है।
तो परसेंटेज अलग है। परसेंटेज का कैसा है, जैसे मैं टेंशन में मिनिमम परसेंटेज की बात करूं, टेंशन में परसेंटेज की बात करूं तो मैंने जैसे पहले जो पिछली वाली क्लास थी उसमें पढ़ाया था AST अपॉन BD इंटू 100 होता है ना। ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट की परसेंटेज है, तो मुझे मिनिमम परसेंटेज निकालना है। तो मिनिमम परसेंटेज निकालने के लिए आपको AST मिनिमम रख देंगे, तो PT भी आपका क्या जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। तो ये इस तरह से मुझे इसको बनाना है, फिर मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, AST मिनिमम बराबर 0.85 BD अपॉन FY, ये है। तो मुझे इसके नीचे BD आना चाहिए, तो इसके BD का इधर आ गया, तो इधर भी BD आ गया। इधर 100 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या बोल दिया मैंने, PT मिनिमम। तो ये क्या हो गया, BD से BD कट गया, 100 से 100 कट जाएगा, तो 85 अपॉन FY। यहां आप FY का मान रखो, आपके परसेंटेज में मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट की प्रतिशत आ जाएगी या परसेंटेज आ जाएगा। तो मैं जैसे बात करता हूं फॉर Fe250, तो Fe250 का परसेंटेज कितना होता है, FY कितना होता है, 250 न्यूटन पर स्क्वायर ये होता है। तो इस परसेंटेज को ये रखेंगे, इस ग्रेड के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट आ जाएगा। ठीक है, PT का मान क्या आ जाएगा, 85 अपॉन 250, तो आपका परसेंटेज आएगा 0.34 परसेंटेज। किसका, B इंटू D एरिया का, B और इफेक्टिव डेप्थ के एरिया का, इफेक्टिव एरिया का, ग्रॉस एरिया का मत निकालना। इसी प्रकार फॉर Fe415, Fe415 का FY कितना होता है, 415 न्यूटन पर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, PT मिनिमम, ये मिनिमम निकाल रहा है ना, मिनिमम परसेंटेज हो। मैंने जो शायद पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने लिमिटिंग परसेंटेज निकाला था टेंसाइल रेनफोर्समेंट का। तो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील अलग है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील अलग है। यहां पर अपन मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो 85 अपॉन 415 ये हो जाएगा 0.20 परसेंटेज। ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है डायरेक्टली मान। फॉर Fe 500 का FY कितना है, 500 न्यूटन पर स्क्वायर। तो इसका PT मिनिमम कितना हो जाएगा, 85 अपॉन 500 यानी 0.17 परसेंटेज। ये इस तरह से परसेंटेज डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये है, देखो अपन नॉर्मली ये पढ़ता है, पूछता ये है, तो आपको इस तरह से आना चाहिए कि परसेंटेज कितना कितना होता है। या डायरेक्टली परसेंटेज का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि ये पूछ सकता है, या 0.85 अपॉन इंटू 100 कर दो। तो यहाँ इसको मैंने सोल्व किया तो ये आया। ठीक है, तो ये RCC बीम के लिए मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट की जरूरत होती है। मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट क्यों लगाते हैं, उसका रीजन ये होता है, सडन फेलियर को रोकने के लिए, RCC बीम में सडन फेलियर को रोकने के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेंशन रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट की। बीम में टेंशन रेनफोर्समेंट मैक्सिमम कितना लगाते हैं। तो मैं AST मैक्सिमम की बात करता हूं। तो AST मैक्सिमम कितना है, कितना लगाया जाता है, डायरेक्टली परसेंटेज में पूछे तो आपको बताना है 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। B इंटू D, देखो इसमें ध्यान रखना, इसमें टोटल डेप्थ आ रही है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं आ रही है, टोटल डेप्थ आ रही है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/100 इंटू B इंटू D, तो 0.04 B इंटू कैपिटल D, ये AST मैक्सिमम। अब इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट, कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट इन बीम। देखो बीम के अंदर मिनिमम तो नहीं,
कंप्रेशन में, बीम के कंप्रेशन में मिनिमम डिसाइड नहीं होते, मैक्सिमम डिसाइड होते हैं। ठीक है, टेंशन मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होते हैं। इससे आप अगर ज्यादा लगाते हो तो बीम के अंदर रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इससे अगर ज्यादा रेनफोर्समेंट लगाते हो तो कंक्रीट का प्लेसिंग और कॉम्पैक्शन में दिक्कत आता है। इसलिए ये मैक्सिमम का आपको क्राइटेरिया दिया गया। तो मैक्सिमम कितना है, एसी मैक्सिमम कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट का, ये भी कितना है 4% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया। तो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 4/100 इंटू बी इंटू डी, या 0.04 बी इंटू डी, एसी मैक्सिमम। ठीक है, ये कंप्रेशन में मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं, इसी में टर्म्स एंड कंडीशन कितनी होगी थी, 3 होगी। जो 4th नंबर की बात करते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट, जैसे ये बीम है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट लगाए एएसटी, कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट लगाए एएससी। अगर डब्ल्यू बीम हुई तो ये बीम की होगी डेप्थ। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट कब लगाए जाते हैं, जब व्हेन टोटल डेप्थ, यानी बीम की टोटल डेप्थ कितने से ज्यादा हो, 750 mm से ज्यादा हो जाए, 750 mm से ज्यादा हो जाए, तो साइड फेस रेनफोर्समेंट कहलाते हैं। साइड फेस कौन सा, ये फेस और ये फेस। तो इस जगह पर रेनफोर्समेंट लगाए जाएंगे, इधर और इधर, दोनों फेस में साइड फेस रेनफोर्समेंट लगाए जाएंगे। ये साइड फेस रेनफोर्समेंट कहलाते हैं। ठीक है, कब लगाए जाते हैं, जब बीम की टोटल डेप्थ 750 mm से ज्यादा हो तो साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। साइड फेस रेनफोर्समेंट कितने लगाए जाते हैं, यानी मिनिमम साइड फेस रेनफोर्समेंट ये लगाते हैं 0.1% ऑफ वेब एरिया। वेब एरिया का कितना, 0.1% से कम नहीं लगाना, कम से कम इतना लगाना है। और ये दोनों, बोथ साइड, दोनों साइड का मिला के है। तो अगर मैं ईच साइड की बात करूं, इस साइड में कितना हो जाएगा, 0.05% ऑफ वेब एरिया, इतना हो जाएगा एक साइड में। 0.05% इधर हो गया, 0.05% इधर हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो मिनिमम कितना हो गया, 0.1% एरिया वेब का। वेब का मतलब यह है कि जैसे ये रेक्टेंगुलर बीम है और ये एक टी बीम है, ठीक है। तो यहां पर तो वेब एरिया रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का एरिया ही हो गया। लेकिन अगर टी बीम है तो टी बीम का जो ये वाला जो वेब है, ये जो एरिया है, ये वाला, ये इस एरिया का ये इतना परसेंटेज रहेगा वेब एरिया। वेब ये कहलाती है, वेब ये ना, ये फ्लेंज हो जाएगा। तो वेब एरिया का कितना, 0.1% से कम साइड फेस रेनफोर्समेंट नहीं लगाते। एक इसमें ये होता है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग कितनी होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट। तो ये मैक्सिमम स्पेसिंग होती है, फर्स्ट विड्थ ऑफ वेब, दूसरा 300 mm। इन दोनों में से जो मान कम होता है उससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए आपके साइड फेस रेनफोर्समेंट की। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट आपको कितना लगाना है, मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रखनी है, या तो
वेब की विड्थ के बराबर या 300 mm, दोनों में से जो कम मान होगा वही साइड फेस रेनफोर्समेंट की मैक्सिमम स्पेसिंग कहलाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड क्यों किए जाते हैं। क्योंकि जब ये जो बीम है इसकी जब डेप्थ ज्यादा हो जाती है तो इसके दोनों साइड फेस में टेम्परेचर के कारण या श्रिंकेज के कारण क्रैकिंग आती है, जिसको रोकने के लिए साइड फेस रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं। ये इस फेस में टेम्परेचर के कारण कंक्रीट का मास ज्यादा हो जाएगा, रेनफोर्समेंट नीचे लग गए, टॉप में लग गए, साइड में नहीं लगे, तो यहां पर टेम्परेचर और श्रिंकेज के कारण क्रैकिंग आती है, जिसे रोकने के लिए ये रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट। आरसीसी के अंदर जो रेनफोर्समेंट होता है ये श्रिंकेज को भी रिड्यूस करते हैं और टेम्परेचर के कारण जो क्रैक आता है उनको भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए साइड फेस रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट क्यों लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, कितना लगाए जाते हैं और इनकी स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, ये साइड फेस रेनफोर्समेंट की डिटेल होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। जो मेन रेनफोर्समेंट होते हैं उनकी स्पेसिंग क्या होती है। देखो, बीम के अंदर दो प्रकार के रेनफोर्समेंट लगते हैं। जैसे मैं केवल रेनफोर्समेंट की डिटेल बताता हूं। दो तरह के रेनफोर्समेंट लगते हैं। एक ये रेनफोर्समेंट, एक ये रेनफोर्समेंट, और ये जो सीधे वाले होते हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल या मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, और ये जो रेनफोर्समेंट होते हैं इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होते हैं ये किसको रोकने के लिए लगाए जाते हैं, बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होते हैं ये शियर फोर्स को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के रेनफोर्समेंट हो गए हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और एक शियर रेनफोर्समेंट। अपन जो बात कर रहे हैं अभी तक अपन सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की ही बात कर रहे हैं, शियर रेनफोर्समेंट की अभी बात नहीं कर रहे हैं। शियर के लिए अपना पूरा टॉपिक अलग है। जो बीम के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट आता है उसको रोकने के लिए ये लॉन्गिट्यूडनल ये वाले लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लगाए जा रहे हैं। तो अपन जितने भी मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करी, टेंशन में, कंप्रेशन में मैक्सिमम की बात करी, टेंशन में मैक्सिमम की बात करी, तो ये जो रेनफोर्समेंट है ये सारे कौन से हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग की। अब कौन सा रेनफोर्समेंट, जैसे ये रेनफोर्समेंट लग रखे हैं, दो ऐसे रेनफोर्समेंट लगे, तो इनकी स्पेसिंग कितनी है, कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो एक तो मिनिमम स्पेसिंग होती है, एक मैक्सिमम स्पेसिंग होती है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। तो स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट में अपन फर्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो ये स्पेसिंग और FE फॉर माइल्ड स्टील। तो ये सॉरी, इसके लिए माइल्ड स्टील के लिए 300 mm होता है, यानी FE 250 के लिए, और 180 mm होता है मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर FE 415। थर्ड नंबर का हो जाएगा
150 mm मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर FE 500 ग्रेड के लिए। तो ये रेनफोर्समेंट की मैक्सिमम स्पेसिंग होती है 300 mm माइल्ड स्टील के लिए, 180 415 के लिए और 150 mm 500 स्टील के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी मेन रेनफोर्समेंट की मिनिमम स्पेसिंग की बात करते हैं। मिनिमम स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। तो इसमें दो होती है, फर्स्ट नंबर की जिसको मैं फर्स्ट नंबर बोलता हूं उसको फॉर हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए मिनिमम स्पेसिंग की बात करता हूं, तो क्या होगा, डायामीटर ऑफ बार, बार मतलब रेनफोर्समेंट, इफ सेम डाया, अगर सेम डाया का रेनफोर्समेंट है तो डायामीटर ऑफ बार, लार्जर डाया इफ अनइक्वल डाया, यदि अनइक्वल डाया है तो बड़े वाले डायामीटर के बार के बराबर, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm, यानी जो आप जैसे आप कंक्रीट के अंदर जो मैक्सिमम साइज का कोर्स एग्रीगेट या एग्रीगेट ले रहे हो, जैसे 20 mm का एग्रीगेट ले रहे हो तो उसमें प्लस 5 mm ऐड कर दो, उतनी कम से कम आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए। इनमें से जो बड़ी वाली वैल्यू आएगी वही आपकी क्या रहेगी, कम से कम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर वर्टिकल स्पेसिंग। ये तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग थी, अपन बात कर रहे हैं वर्टिकल स्पेसिंग की, मिनिमम की। डायमीटर ऑफ बार, दूसरा 15 mm, तीसरा 2/3 इंटू मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट, डायमीटर के बार के बराबर या 15 mm या जो मैक्सिमम साइज का कोर्स एग्रीगेट लिया उसका 66%। इतनी आपको कम से कम क्या रखनी है, स्पेसिंग रखनी है। इसमें से आपको तीनों में से जो बड़ी वाली स्पेसिंग रहेगी वो आपकी कम से कम वर्टिकल स्पेसिंग रहेगी, ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है। ये दोनों ही केस मिनिमम स्पेसिंग के लिए है। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट की आपके पास क्या आ गई, मिनिमम स्पेसिंग आ गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कवर के लिए। कवर क्या होता है, बीम के अंदर या स्लेब के अंदर जब रेनफोर्समेंट या कॉलम के अंदर या फाउंडेशन के अंदर जब रेनफोर्समेंट लगाया जाता है तो नीचे से बॉटम में लगाया जाता है रेनफोर्समेंट, या टॉप में लगाया जाता है या साइड में लगाया जाता है। तो उनको चारों तरफ से, बॉटम से, टॉप से या साइड से रेनफोर्समेंट को कंक्रीट से ढक दिया जाता है, उसको बोलते हैं कवर। कवर का मेन पार्ट क्या है, कवर किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी के लिए, या जो मेंबर होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए। इससे क्या होता है कवर से, एक तो रेनफोर्समेंट पर जंग लगने से रोका जा सकता है, एक जब आग वगैरह लगती है, फायर वगैरह होता है तब उसको रोका जा सकता है, और एक क्या होता है कि जब कंक्रीट और रेनफोर्समेंट की जो बॉन्डिंग होती है वो सफिशिएंट बॉन्डिंग मिल जाए। इन तीन कारण के लिए अपन कवर प्रोवाइड करते हैं। तो कवर क्या होता है कि जैसे बीम की अगर बात करें तो पहले जो पुराने कोड था उसके कोडिंग अपन क्लियर कवर के बारे में पढ़ते थे, अभी अपन नॉमिनल कवर के बारे में पढ़ते हैं। कुछ जगह क्लियर कवर और नॉमिनल कवर एक ही लिए जाते हैं, लेकिन इनका डेफिनेशन या जो काउंटिंग होती है इनकी वो अलग अलग जगह से होती है। जैसे अपन बात करते हैं ओल्ड कोड के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो ये जैसे बीम है, बीम का किनारा है, इसमें रेनफोर्समेंट जैसे ये एक रेनफोर्समेंट लगा या 3-4 रेनफोर्समेंट लगे हैं,
इधर जो भी रेनफोर्समेंट लगा, तो यहां से लेके ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, यहां ऊपर टॉप में रेनफोर्समेंट हो गया तो टॉप का कवर हो गया, तो ये कंप्रेशन जोन हो गया, ये टेंशन जोन हो गया। तो यहां से लेके और इसके सेंटर तक की, ये सेंट्रोइड तक की जो डिस्टेंस है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। और इस सेंट्रोइड से लेके और ये है, ये कहलाता है इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। और यहां से लेके और ये जो है, ये कहलाता है क्लियर कवर, ये कहलाता है क्लियर कवर। तो मुझे इफेक्टिव कवर कैसे निकालना है इस केस में, इफेक्टिव कवर बराबर क्लियर कवर प्लस, जैसे ही मेन रेनफोर्समेंट है तो इसका डाया है, ये मेन रेनफोर्समेंट है, इसका डाया है, तो इसके डाया का ये आधा इसमें जोड़ दो। देखो यहां से ये इतना जोड़ दो आधा, तो इसका हाफ, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव कवर आ जाएगा। न्यू कोड के अकॉर्डिंग अपने चलता है नॉमिनल कवर। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये उसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये रेनफोर्समेंट लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, जो भी है, ये इधर है, तो ये इसके चारों तरफ जैसे स्ट्रिप्स आ रखी है, जिसको अपन रिंग बोलते हैं। ये रेनफोर्समेंट पे चारों तरफ क्या आ रखी है, स्ट्रिप्स आ रखी है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। तो यहां से लेके और यहां तक का होता है, इसको बोलते हैं नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर। और इफेक्टिव डेप्थ तो वही सेंटर तक की डिस्टेंस है, तो ये इफेक्टिव डेप्थ हो गई डी, और ये हो गया आपका इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर को कैसे काउंट करेंगे, इफेक्टिव कवर हो जाएगा नॉमिनल कवर प्लस डाया ऑफ स्ट्रिप्स प्लस डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट का हाफ। यानी ये नॉमिनल कवर इतना और ये इतना डाया स्ट्रिप्स का, और बाकी आधा डाया मेन रेनफोर्समेंट। मेन का मतलब ये जो मेन दिख रहा है, ये मेन रेनफोर्समेंट, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं इसका अपन, है ना। तो ये आपका इफेक्टिव कवर हो जाएगा। तो इसमें और इसमें ये अंतर होता है। तो नॉमिनल कवर मतलब इसमें क्लियर कवर को हटा के अपन ने नॉमिनल कवर लेने लगे, लेकिन नॉमिनल कवर इसमें जब नया कोड बना तो इसमें है ना, वैल्यू तो क्लियर कवर की, नॉमिनल कवर की एक ही रखी, लेकिन इसमें इफेक्टिव कवर निकालने के लिए डाया ऑफ स्ट्रिप्स भी ले लिया, या नॉमिनल कवर को स्ट्रिप्स के नीचे से काउंट किया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन यहां से कवर निकाल सकते हैं। अब इनका मान कितना होता है वो अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मैं इसको मिटा के बताता हूं। ये अपन नॉमिनल कवर की बात करते हैं। देखो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने को एक्सप्लोजर कंडीशन दी गई है, ये अलग अलग प्रकार की होती है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है। मैं इनको आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन होती है। जैसे एक माइल्ड है, ये एक्सप्लोजर कंडीशन है, कोई ऐसा नहीं है कि स्टील का प्रकार है। माइल्ड एक एक्सप्लोजर कंडीशन भी होती है, यानी नॉर्मल सामान्य क्लाइमेट। मॉडरेट का मतलब इससे थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप का। सीवियर का मतलब इससे और अग्रेसिव। वेरी सीवियर मतलब इससे और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन। और एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हो गया और सबसे ज्यादा अग्रेसिव क्लाइमेट। तो इसके लिए नॉमिनल कवर रखा जाता है 20 mm, मॉडरेट के लिए 30 mm, सीवियर के लिए 40 mm, 45 mm, और वेरी सीवियर के लिए 50 mm, और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 75 mm। तो इस तरह की ये क्लाइमेट कंडीशन रखी जाती है, ठीक है। अब जैसे
नॉमिनल कवर की बात करते हैं कि अलग अलग के लिए क्या कंडीशन रखी जाती है। नॉमिनल कवर जैसे स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए। स्लैब के लिए जो कवर रखा जाता है वो लगभग मिनिमम नॉमिनल कवर रखा जाता है 20 mm। बीम के लिए 25 mm से 30 mm रख सकते हैं, कॉलम के लिए 40 mm, फुटिंग के लिए 50 mm का नॉमिनल कवर रखा जाता है। ठीक है, तो एक नॉमिनल कवर हो गया। अगर आपको क्लियर कवर की भी बात करें तो लगभग क्लियर कवर यही होता है, जैसे कॉलम के लिए यही होगा, बीम के लिए भी यही होगा, स्लैब के लिए 15 mm हो जाएगा, फुटिंग के लिए जैसे पहले 75 लेते थे, अभी 50 mm ही आपको बताना है। पहले क्लियर कवर की बात करते थे तो 75 mm तक भी कंसीडर करते थे, अपने को अब कितना रखना है 50 mm। फिर अपन इस मॉडरेट कंडीशन के अकॉर्डिंग कवर लेते हैं। ये जो ये वैल्यू है ये मॉडरेट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ये इसमें ऐड होता है मान। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने आरसीसी के अंदर अपन जब बीम स्टार्ट कर रहे थे तो बीम का जो बेसिक है, चाहे सिंगली बीम हो चाहे डबली बीम हो, बीम के प्रकार हो गए और बीम के कोड के अकॉर्डिंग अपने को क्या कंडीशन दी हुई है कि कितना मिनिमम जो क्राइटेरिया दिया हुआ होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट जब अपन पढ़ेंगे तो सिंगली बीम को पर्टिकुलर पढ़ेंगे, फिर उस सिंगली बीम का डिजाइन, फिर डबली बीम का डिजाइन, इस तरह से पूरा पर्टिकुलर डिजाइन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।